नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर और इन तमाम मुद्दों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि तीगांव के विधायक आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आखिर तीगांव में किस तरह की समस्या है, उनसे रूबरू होंगे, उनके जवाब देंगे हमारे खास मेहमान। तो इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारा खास कार्यक्रम है सिर्फ और सिर्फ जनता के तमाम मुद्दों को उठाना। तो चलिए, हमारे खास मेहमान खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। तीगांव से विधायक राजेश नागर, बीजेपी के विधायक है मौजूदा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अब तक के किए गए विकास से जनता कितनी खुश है और आने की क्या कुछ नीति है, आने वाले समय में आप क्या कुछ और विकास की एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो विकास की अगर हम बात करें, हमारे तीगांव गांव पुराना एक अंग्रेजों के टाइम से पहले का स्कूल है। तो उस समय उसकी जो हरियाणा बोर्ड से वो था, पर अब वो सीबीएसई बोर्ड से हमारे स्कूल को पास करा दिया गया है मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से। जैसे उसमें सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, उसमें को एजुकेशन हमारे बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां दोनों पढ़ सकते हैं। इसी तरह से तिगांव का जो एक कॉलेज है उसका नाम शहीद स्मारक पहले था, तो गवर्नमेंट ने वो टेक ओवर कर लिया था। उसका नाम दोबारा हमने उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज रख दिया था, पर दोबारा हमने उसका नाम शहीद स्मारक करवाया है। वहाँ पे दो कोर्सेज नए ऐड कराए हैं, एमकॉम एमए हिंदी। और उसके अलावा इग्नू की क्लासेस के लिए हमारे बच्चे या दिल्ली जाते थे या नेहरू कॉलेज फरीदाबाद जाते थे। इग्नू की क्लासेस भी हमारे तिगांव कॉलेज में लगनी चालू हो गई है। दो स्कूल और हमने अपग्रेड कराए हैं, घरौड़ा गाँव का, एक बड़ौली गाँव का, वो भी 12th तक हुए हैं। उसके अलावा बस की सर्विसेज आप देखेंगे, इंटरसिटी बसेस आप देखेंगे, और अंदर जो दिल्ली के लिए बसेस जाती हैं, हमारे कॉलोनियों की तरफ जो बसेस जाती है, वो काम चल रहे हैं बहुत तेजी से। एक सब स्टेशन जल्दी तैयार होने जा रहा है बिजली का 37 सेक्टर में, जिससे हमारा पल्ला सेतपुर बसंतपुर और उधर के एरिया को जो बिजली की दिक्कत कभी गर्मियों में आती है वो दिक्कत ना आए। इसी तरह से एक 78 सेक्टर में एक सब स्टेशन बिजली का बनकर जल्दी तैयार होने जा रहा है, जो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को बिजली देगा। उसके अलावा एक 500 करोड़ से के करीब की लागत का एक कन्वेंशन हॉल विज्ञान भवन जैसा दिल्ली में है, उसी तरह का एक 78 सेक्टर में जल्दी विज्ञान भवन और कन्वेंशन हॉल 5 स्टार लेवल का बनने जा रहा है। और बात करें, एक 4 लेन रोड हमारी यहाँ से खेड़ी से यहाँ तक तो बुढ़ाना तक बन गई है, बुढ़ाना से तिगांव तक 4 लेन रोड जल्दी बनने जा रही है। और इस तरह की बहुत सारी सौगात, वह मूलभूत सुविधाएं हैं, वह मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप विकास करने वाले हैं आने वाले समय में। इसके साथ ही अगर आपके हाल ही में हुए इंटरव्यू की बात की जाए, आपने कहा था कि विधानसभा में जरूर ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। देखिए, आपने स्टेडियम बनने की बात की थी, साथ ही साथ टाउन पार्क बनने की बात की थी, फायर स्टेशन, मांग है, सेंटर स्कूल बनने की बात कही गई थी विधानसभा में। क्या इन मुद्दों को रखा गया? क्या इस पर आगे अमल किया जाएगा? मैंने जो स्टेडियम की एक मांग रखी है, वो स्टेडियम हमें मिलने जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ग्रेटर फरीदाबाद में। एक टाउन पार्क की मांग जो रखी है वो भी हमें मिलने जा रहा है। एक सैनिक स्कूल की मांग रखी है, वो भी हमें मिलने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय की जो मांग रखी है वो केंद्र से मिलेगा, इसमें राज्य सरकार का इतना वो नहीं रहता। उसके लिए भी हम केंद्र से बात करके केंद्रीय विद्यालय के लिए दोबारा से मांग रखेंगे। और एफएमडीए के पास अगर हमें फंड्स की जो कमी है वो फंड्स मिले, हमारे जो डेवलपमेंट है यहाँ की रोड सीवर पानी बिजली की, उसके लिए भी अलग से एक पैकेज हमें मिले। नगर निगम को भी एक पैकेज मिले, जिससे हमारे उधर के कॉलोनीज हैं बसंतपुर पल्ला सेतपुर, जो उनकी डेवलपमेंट जो रुक गई है और जो नए काम होने हैं उनके लिए भी फंड्स मांगे गए हैं, जिससे वहाँ के भी विकास कार्य पूरे हों। देखिए राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार विपक्ष यही सवाल खड़े करता रहा है कि करनी और कथनी में फर्क है। तो ऐसे में ये तमाम आपने मुद्दे उठाए हैं, ये जमीनी स्तर पर कब तक अमल हो पाएंगे? ये अभी इसमें 1-2 साल लगेंगे। 1-2 साल में, अभी तो चुनाव में 3 साल है, ये अब चुनावी वादे नहीं है। ये हमने मुख्यमंत्री जी को इसलिए पहले 3 साल पहले बुलाया है, और 1 या 2 साल में सारे जो काम है ये सब पूरे हो जाएंगे जी। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की जनता की बात की जाए तो तमाम शिकायतें यहाँ पर सामने आई हैं। उनका कहना है कि सड़कों का खस्ता हाल है, तो मूलभूत सुविधाएं तक उन तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। देखो, ये थोड़ी सड़कें हमारे सेक्टर्स में जो फरीदाबाद विधानसभा है उसमें थोड़ा काम चल रहा है। जब कोई काम होता है, कोई प्रगति होती है, तो देखो खुदाई तो होती है,
तो पहले एनजीटी की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, एनजीटी ने अलाउ नहीं किया था काम करने के लिए। अब एनजीटी की परमिशंस मिल गई है तो अब काम चल रहा है, तो चारों तरफ काम चलने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, और 3-4 महीने में ये सारी रोड्स जो हमारी सेक्टर्स हैं पूरी हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं सभी सड़कें जल्द से जल्द दुरुस्त हो और जल्द ही जनता जो है खुशनुमा नजर आए आपके किए गए कार्यों से। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। देखिए, हाल ही में खेड़ी की दौला टोल प्लाजा पर अहीर रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और ये ऊपर का केंद्र का और तो आपकी हमारे जानकारी के लिए आपको बता दें कि अहीर रेजिमेंट की वह लगातार मांग कर रहे हैं अहीर समाज के लोग। लगातार 2 महीने हो गए ये केंद्र का मुद्दा है, और ये हमारे केंद्र के शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में जो भी डिसीजन लेगा वो मान्य होगा हमें। ठीक है, तो आप आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं राजेश जी? देखो, आम आदमी पार्टी का पंजाब में और दिल्ली में तो कुछ है, पर हरियाणा में उनका कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। लेकिन गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहाँ के पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। नहीं, ऐसे तो ये लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इससे तो कोई वो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, और पूरे भारत में हमारा राज्य है, और अभी जो 4 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, और कांग्रेस को पूरे विपक्ष हमारा एक कांग्रेस को माना जाता था, पूरे भारत ने कांग्रेस को नकार दिया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है और विस्तार कार्य लगातार हरियाणा में भी चल रहा है, ऐसे में पंजाब में भी किसी को उम्मीद नहीं थी जिस तरह से जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने। नहीं, आप वहाँ पे पहले भी इनके 22 या 24 एमएलए थे, वहाँ उम्मीद थी कि इनका अच्छा यहाँ रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ क्या हाल हुआ, गोवा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, इनका क्या हाल हुआ, ऐसे नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो जीत हासिल की बीजेपी, बड़ी पार्टी वहाँ भी दिल्ली में आई है ये, पर और राज्यों में जैसे मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड, गोवा में तो इनका क्या हाल हुआ ये तो आपको पता ही है। जी, अगर जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक में कयास लगाए जा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, बहुत बड़ा, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हम हर राज्य में हमारी आगे सरकार आती रही। आने वाले चुनावों में राजस्थान में भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा, और हम सबसे मतलब हमारा 2 राज्य जो ये रह रहे हैं ये भी हम दोबारा से जीतेंगे। जी, देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी लगातार कार्य कर रही है, कांग्रेस एक के बाद एक मंथन कर रही है, ऐसे में बीजेपी किस तरह से देख रही है, क्या आगे की नीति रहने वाली है बीजेपी? देखो, ये आम आदमी पार्टी केंद्र में इनका अगर कुछ देखेंगे तो कितने इनके एमपीज हैं। ये नहीं है कि अगर पंजाब में और दिल्ली में आ गए तो इनके एमपी तो कुछ नहीं है। केंद्र में तो दोबारा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। जैसे आपने देखा, लोग कह रहे थे कि यूपी में ये होगा वो होगा, दोबारा से हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। 2024 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार केंद्र में आएगी। देखिए, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए और विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं लगातार सीटों में गठत देखी गई है बीजेपी की, ऐसे में अब 2024 भी बेहद नजदीक है, तो वहां पर किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है? पहले मुख्य हमारा जो विपक्ष की पार्टी थी, जो विपक्ष की भूमिका में रहते थे, कांग्रेस पार्टी थी। पूरे अगर केंद्र में अगर सेंटर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। पूरे भारत ने कांग्रेस को नकार दिया है। अब विपक्ष नाम की चीज तो रही नहीं है। सीटें कौन लेके जाएगा? हमारी सीटें दोबारा आएंगी और पूर्ण बहुमत से दोबारा हम आएंगे। जी, देखिए, उम्मीद करते हैं जरूर आपके कार्यों को जनता जो है सराहे, लेकिन अब आने वाली नीति क्या रहने वाली है, क्योंकि ऐसे में नई पार्टी भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। देखो, पहले भी आप पार्टी ने यूपी में भी चुनाव लड़े थे जी, केजरीवाल जी ने और इनके और नेताओं ने,
उत्तराखंड में भी इन्होंने लड़ा, गोवा में भी लड़ा, गुजरात में भी इन्होंने उत्तर लड़ा। प्रदेश की बात की जाए तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण वहां पर साधने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी हमेशा से एक अलग नीति के साथ, अलग फॉर्मूले के साथ सामने आती है, जिसके कारण पंजाब ने भी उसे सराहाया है। देखो उत्तर प्रदेश में पंजाब का नहीं जो चल पाया। कारण है, और हमेशा से एक सवाल ये देखिए, हमेशा से ये कहा गया है अगर पंजाब जीत लिया तो वही चीज जो है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है हरियाणा में भी पड़ता है। देखो पंजाब में ये अपनी वजह से नहीं जीते, ये कांग्रेस में जो फूट हो गई, कांग्रेस में जो आपसी फूट की वजह से जो वोट है सारे डाइवर्ट हो गए, कांग्रेस के वोट इधर डाइवर्ट हो गए। तो ये नहीं कह सकते ये अपने दम पर आए। कांग्रेस की फूट की वजह से, जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया और इनको उसका फायदा मिला और इनके वोट डाइवर्ट होने की वजह से इनकी सीटें आई है। देखिए, अगर गुजरात के भी नगर निगम के चुनावों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीट मिली थी, वैसे ही वहां पर कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए अब हरियाणा की, तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से पार्टी का विस्तार कर रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि कोई सीटें जरूर हासिल कर पाएगी, कुछ सीटें जरूर, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में। देखो कांग्रेस तो शायद सिंबल पे नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ेगी, आप पार्टी शायद सिंबल पर लड़ेगी। तो जब कांग्रेस लड़ेगी नहीं तो कांग्रेस का तो कुछ लेना देना ही नहीं है नगर निगम के चुनाव से। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है फरीदाबाद में कि अगर कहीं भी मध्य प्रदेश के बाद अगर कोई स्टेट अगर जहाँ पर संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता यहाँ के जहाँ ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो फरीदाबाद में है। तो यहाँ हमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। हम पूरी बहुमत से, जैसे पहले हमारी पूर्ण बहुमत से नगर निगम में हमारे पार्षद आए थे, काउंसलर आए थे, दोबारा से उसी उतनी संख्या में, उससे ज्यादा संख्या में हमारे काउंसलर और पार्षद जीत कर आएंगे। देखिए, बात कर लेते हैं अब आपकी क्षेत्र की। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आया और उस पर कहीं ना कहीं सीएम भी संज्ञान लेते हुए नजर आए। अब विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी मान रही है कि उनके दौरान, उनके सत्ता के दौरान कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कहता नहीं हो रहा, पर हम पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर कोई दूसरा कंप्लेंट थोड़ी करता है कि हमें इसने भ्रष्टाचार किया, हमारी ही तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको पकड़ती है, या जो भी होता है हमारी सरकार ही तो उसके संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से सीएम मनोहर सरकार लगातार कार्य करती हुई नजर आई, बैठक करती हुई नजर आई, एक टीम भी गठित करती हुई नजर आई, लेकिन यहां पर अगर आपको हम बताएं, एनआईटी फरीदाबाद के जो विधायक है नीरज शर्मा, उनका कहना था कि अभी तक जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। नहीं, उसमें विजिलेंस कमेटी बना दी गई है, 9 कमेटी बना दी गई है। उसमें कई 1-2 में तो डिसीजन भी आ गया एफआईआर का, और जल्दी एफआईआर कर दी जाएगी। जी, तो आप मान रहे हैं लगातार कि भ्रष्टाचार उस दौरान हुआ था, या जो तमाम आरोप लगाए गए थे ये चीजें तो सामने आएंगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, कोई भी अधिकारी उसमें पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खास बातचीत के लिए। फिलहाल आपका विधायक खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।